अच्छा, पिछले साल का जो पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 34। 15 मिनट आपको पढ़ने के दिए गए थे। पढ़ना कैसे है? पढ़ना है क्या पेपर? स्टोरी किस किस ने देखी थी रिसेंट मेरी? देखी थी किसी ने रिसेंट स्टोरी? हाँ मैंने देखी। हाँ, क्या क्या बोला उसमें मैं? पूरा पेपर नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अगर वहीं के वहीं आपने पढ़ लिया तो वहीं आपका माथा ठन जाएगा कि ये तो अपने को आता ही नहीं है। और दिमाग जो नहीं शब्द को दिमाग बहुत जल्दी ग्रैब करता है, तो फिर आता हुआ भी नहीं आएगा। तो पेपर को पढ़ना ही नहीं है, मतलब 15 मिनट में केवल क्या करना है? हाँ चलो ये अच्छा, नहीं तो अभी वो कह देते कि कुछ नहीं मंत्र पढ़ना है हम मास में है। एमसीक्यू सोल्व करने 15 मिनट में अपने को। चलो तो 15 मिनट में एमसीक्यू देखते हैं अपन। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू, आराम से समय लीजिए। एक रजिस्टर निकाल लो, एक पेपर पेन निकाल लो, करने में आसानी रहेगी। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? शांति पूर्वक पढ़ना है ना, जल्दीबाजी मत करने लग जाना। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कौन से चैप्टर से सोनी सी? कोऑर्डिनेशन कौन से चैप्टर से? चैप्टर फर्स्ट से। कहानी क्लियर हो गई चैप्टर फर्स्ट से। अब सवाल पढ़े, स्टेटमेंट पढ़े। सवाल पढ़े, स्टेटमेंट नहीं पढ़े, पहले सवाल पढ़े। क्या कह रहा है सवाल? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कि उसने ऑप्शन में क्या दे रखे होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? और वही हमें देखना है। अब ऊपर उसने स्टेटमेंट क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एट डिफरेंट लेवल। इंपॉर्टेंस होती तो शायद तक फंक्शनल डिफरेंशिएशन बना लेते अपन, लेकिन उसने बोला कि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल्स को एफर्ट है इंटीग्रेट करने का। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? एक साथ लाना। और किसको लाना? अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग लेवल। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? भूमिका कह रही है सी, ए, बी, डी। बाकी कोई डी भी बोल तो डी। इसका सही ऑप्शन है बी, ऑल परवेसिव फंक्शन। कहां से आया ये आंसर? सब डिपार्टमेंट्स पे और सब लेवल पे लगता है, इसलिए कैसा फंक्शन है? परवेसिव फंक्शन है। मैनेजमेंट परवेसिव यूनिवर्सल फिनोमिना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट के अंदर का पार्ट है। तो मैनेजमेंट के हर फंक्शनल लेवल पे लग रहा, तो ऑप्शन कौन सा सही बना? परवेसिव। क्लियर है? कितने नंबर मिल गए? केवल गौरव को मिले नहीं, बाकी उनको नहीं मिले, है ना? वो तो सारे फीचर दे रखे हैं भाई। ये स्टेटमेंट कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा है ये समझाना है वहां पे। यही तो हिंदी में पढ़ ले तू, तेरे और मजे। समव्यय विभिन्न विभागों तथा विभिन्न स्तरों पर प्रयासों को एकीकृत करता है। उपयुक्त कथन में प्रकाशित समन्वय कोऑर्डिनेशन की विशेषता की पहचान कीजिए। तो क्या है? सर्वव्यापी कार्य है। ऐसा कार्य है सर्वव्यापी, पर ऑल परवेश। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कहां से लाया भैया सवाल? चैप्टर थर्ड से लाया, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें तो सवाल ही सवाल है, केस स्टेटमेंट है ही नहीं, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरमेंट। यानी कि आपको क्या बताना है? इनमें से लीगल एनवायरमेंट के कौन से एग्जाम्पल हैं? तो 4 और 5 ऑप्शन दे रखे हैं। एल्कोहलिक ब्रिवरेजेस प्रोहिबिट करी गई, इसका एडवर्टीजमेंट मना किया गया। हमने बैड बॉय बिलियनर्स देखी थी, विजय माल्या का केस देखा था, शराब बैन करी गई थी, है ना? शराब की एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, मतलब शराब तो क्या बैन होगी, शराब की एडवर्टीजमेंट बैन थी। तो सरोगेट मार्केटिंग होती थी, सरोगेट मार्केटिंग, है ना? याच पे लिखवा देते थे किंगफिशर। दूसरा, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। तो लोन्स की चर्चा तो किसका पार्ट है? इकोनॉमिक का पार्ट है, तो ये तो हट गया। तीसरा, डिमांड। नाम से डिमांड वर्ड सुनते दिमाग में क्या घंटी बन गई? इकोनॉमिक। डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट, टेक्नोलॉजी आ गई। और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर क्लोज किया था आयरन फाउंड्रीज अराउंड द ताजमहल एट आगरा। तो सुप्रीम कोर्ट कानून आ गया।
यानी कि एक पहले वाले में कानून आया और पांचवें वाले में कानून आया। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? ऑप्शन डी। समझ में आई बात? अच्छा तीसरा देखो, संदर्भित करता है उच्च प्रबंध स्तरों द्वारा निर्णयन अधिकार को अपने पास रखना, विकेंद्रीकरण, विभागीकरण, है ना। ये देखो ये पहले से आ गया, इन अंग्रेजी तो पढ़ ले। नजर नहीं आ रहा? ब्लर हो रहा है? अच्छा ये बैठे हुए हैं। तुम क्यों बैठे हो यार? ठीक है थोड़ा डल कर दिया है ना? हाँ भैया, डैश रिफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स। कौन से चैप्टर का है? अरे बेवकूफो, ये है ऑर्गेनाइजिंग का। स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन देख के पता नहीं चल रहा क्या? अब कौन सा ऑप्शन सही है? जब सारी अथॉरिटी हायर मैनेजमेंट लेवल पे रखी जाए तो उसको क्या बुलाते हैं? और दिख रहा है क्या ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है? डी। अभी तक तुम खुद सोल्व नहीं कर रहे, मैं ही करवा रहा हूँ। अब ये चौथा वाला तुम करो। सवाल पढ़ेंगी केस पढ़े? सवाल क्या कह रहा है सवाल? यानी कि इस केस में हमें क्या पता लगाना है? फंक्शन। समीर को भी नहीं दिख रहा भैया। हाँ समीर भी सीरियस है कि 2023 का एग्जाम है, ये तो नहीं छोड़ूंगा यार। ये तो दिखना जरूरी है। हाँ तो अब ये क्लियर है कि भैया 5 फंक्शन होते हैं। इस केस में क्या पता लगाना है? फंक्शन पता लगाओ। ऑप्शन लिखो अपने रजिस्टर। ट्रेनिंग दे रहा है? ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। सही से ट्रेनिंग नहीं दी तो अब गलती होगी ना, ये तो गलती होगी ना ये तो। अब गलती हो गई तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। टारगेट स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रही है। तो कौन सा फीचर आया? कंट्रोलिंग आया ना दीदी। कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब उसने जो पहली लाइन दी वो क्या दी? बोर्ड बनाने के लिए, कहानी क्रिएट करने के लिए कि मैं एक लड़की हूँ, मैं उदय सोनी से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि उमंग जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी करती है एलजी पेपर में। फर्जी चीज, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्जी चीज। काम की चीज कहां से आई? टारगेट है। टारगेट है यानी कि क्या है? स्टैंडर्ड है। ओवर टाइम करने पर भी टारगेट मीट नहीं हुआ, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीट नहीं हुई। और ये पता लगाया गया कि सही ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, तो गलती पता लगाना यानी कि फाइंडिंग डेविएशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कंट्रोल। आई बात समझ में? अच्छा छठ पांचवा देखो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब जब स्टेटमेंट की बात हो तो पहले कौन सा स्टेटमेंट महत्वकारी है और फिर टू, ये फर्जी बात है। दोनों में रिलेशन ढूंढने वाली बात है। पहले अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्या कह रहा है? या तो एक सही है या एक गलत है, या फिर कह रहा है दोनों सही है, या फिर कह रहा है दोनों ही गलत है। तो हमें इन दोनों के बीच में बस ये चीज पता लगानी कि ये दोनों एक हैं, निब्बा निब्बी की तरह, या फिर अनेक हैं, पति पत्नी की तरह। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट क्या है? फीचर है। और अब जो सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है वो कह रहा है कि एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है मैनेजिंग करने में एंटरप्राइजेस को, उसमें इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल भी होती है। अब क्या मल्टी डायमेंशनल के लिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 काम का है कि नहीं है? नहीं है। तो वो आपसे रिश्ता क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ये दोनों रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो क्या पूछ रहा है? दोनों सही है क्या, दोनों गलत है क्या? तो दोनों गलत है कि दोनों सही है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, सही है। और मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल तीनों तरीके से होती है कॉमन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बने? सही है। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं पता लगाना था, बस यही तो पता लगाना था ऑप्शन के हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा सिक्स्थ देखो। अब सोनी जी ये स्टेप पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है?
यानी कि इनमें से कौन सी स्टेप नहीं है, किसकी, कंट्रोलिंग की। क्यों, बी क्यों भैया, वो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का पार्ट है सर, इस वजह से सेक्स का कौन सा ऑप्शन बना, बी, है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे वो नोट शब्द पढ़ते नहीं, वो कहते हैं कि इसमें से कौन सी कंट्रोलिंग की है, इसमें तो तीनों ही कंट्रोलिंग की, कोई सी भी लिख दो सही होगा। होते हैं कुछ ऐसे महाज्ञानी, आज आए नहीं है, नहीं तो उनके निकलते हैं मुझसे कि सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 7 देखिए। सेवन किस रूप में आया, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में उसने क्या पूछी आपसे, ये है क्या, ये स्टेटमेंट है, फीचर है, कैरेक्टर है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस है, क्या है, डेफिनेशन है, ये तो समझ में आगे पढ़ गए। देखो पेपर बिना पढ़े दे रहे हो तुम पढ़ के तो आए नहीं हो, तुमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, 9 महीने गुजर गए, पर फिर भी अपने आप 6 में से 3 सवाल तो सही जा रहे, पता नहीं भगवान का बस ऐसा आशीर्वाद बना रहे, है ना। अब देखो किसकी डेफिनेशन है, प्रमोशन की, किसकी डेफिनेशन, प्लेस की, प्रमोशन से प्लेस तक आ गए तो सी तक, सोनी जी प्रोडक्ट की, ये सोचने में निकाल देगा तो जिंदगी, दिमाग कम चलाया कर, अटेम्प्ट जल्दी किया कर। प्रमोशन भी, समीर और गौरव एक पलड़े में, पूर्वी का एक में, हाँ बेटा। प्रमोशन की, तू भी मतलब बिरादरी नहीं छोड़ूंगा, प्रमोशन की ये भी बिरादरी के साथ, प्रमोशन बताओ मतलब सब गलत है ऐसा, इसलिए तो मैं कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, पड़ोस वाला चीटर है, देखो शुद्ध रूप में प्रमोशन टिक करके आ रहा है, जबकि आंसर क्या बन रहा है, प्लेस। अब प्लेस क्यों बन रहा है, काय का टारगेट टू द कस्टमर, फर्म का प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे होगा टारगेट कस्टमर के पास। मैं अगर फैक्ट्री में डायपर बना रहा हूँ तो डायपर मेरे बच्चे मतलब बच्चे तक कैसे जाएगा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन कौन से मिक्स का पार्ट है, प्लेस मिक्स का पार्ट है। जब ज्यादा टेंशन आई तो लो हिंदी में पढ़ लो, विपणन मिश्र मार्केटिंग मिक्स, यानी मार्केटिंग मिक्स को हिंदी में क्या बुलाते हैं, विपणन मिश्र के एक घटक के रूप में लक्षित उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पादों को उपलब्ध कराने की क्रियाएं सम्मिलित करता है। तो इसमें से अपने को अगर चलो इतनी हिंदी नहीं आती लेकिन इतनी तो आती कि उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पादों को उपलब्ध कराने, उत्पाद उपभोक्ताओं कस्टमर, फर्म बिजनेस, उत्पाद प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद नहीं, हाँ, उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, तो कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेगा। तो 7 का बन गया प्लेस। अब ए केस पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है। अब किसकी डेफिनेशन पूछ रहा है भैया, ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफाइन और ग्रुप किया जाता हो, ये तो मिलती जुलती आएगी, हाँ, आइडेंटिफाइंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, और क्या क्रिएट करना, अथॉरिटी रिलेशनशिप। तो बिना पढ़े ही ऑप्शन बन गया इसका, तो 8 का क्या आ गया, डी। अब 9th की केस स्टडी देखो, अब 9th की केस स्टडी में केस पढ़ेंगे, सवाल पढ़े, सवाल क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसने किसके लिख रखे, हेनरी फ्यूल के। तो अब ये तो समझ में आ गई कि हेनरी फ्यूल पे प्रिंसिपल ढूंढने इसमें। अब जिसको हेनरी फ्यूल भी याद नहीं हो, प्रिंसिपल भी याद नहीं हो, तो केस में बस क्या ढूंढ सकता है कि संगीता, तो संगीता की स्माइल। तो अब केस पढ़ा, संगीता गई भैया स्माइल डेंटल क्लिनिक, क्योंकि उसके दांत में दर्द था। उसने ऑब्जर्व किया कि रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन डेस्क पे बैठी है, कुर्सी पे बैठना चाहिए था। द प्लेस फिक्स्ड फॉर हर, उसको वहां फेविक्विक से चिपका रखा था। ऐसे पढ़ते हैं बैक बेंचर तो, और कैसे पढ़ते हैं। डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर लेड नीटली इन डेंटल इंस्ट्रूमेंट ट्रेस, बताओ भांग खा के गई थी कि रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन पे बैठी है, औजार ट्रे में रखे हुए हैं। हमें तो यहीं से समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑर्डर। क्यों,
अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड प्लेस फॉर एवरी वन। ये फ्रेज जिसको याद था उसने यही में स्टेरिलाइजेशन एरिया तक पढ़ने में उसने क्या कर दिया, समझ में आई बात। 10th कह रहा है भैया मैच द फॉलोइंग। हाँ सत्तू भैया, इसमें कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, सत्तू भैया बैठे हुए ना ये, अरे ये तेरे आगे सत्तू भैया, सत्तू भैया ने को हमने सैंपल पेपर दिया तो उसमें क्या केवल कॉलम 2 के ऑप्शन दे रखे थे, तो बोले कि इसको क्या रैंकिंग में जमाना है क्या तो इसको समझाया कि ये ऑप्शन है, इनको टिक करना, मेक द फॉलोइंग, ट्राई करके देख है, इसलिए तो सीबीएसई ने तेरे को ऐसे दिए ले। अब ये कॉलम 1 में किसके नाम लिखे हुए हैं, किसके, बिजनेस, इतना तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है पूर्विका जी फिर भी कुछ ऐसे ज्ञानी है वो कहते हैं अच्छा लिखा हुआ था क्या, ओ यार बिजनेस एनवायरनमेंट मैच ही करने, मैच क्या करना है, यानी कि एक तरफ तो क्या दे रखा है हेडिंग, और एक तरफ क्या दे रखा है उस हेडिंग का एक्सप्लेनेशन। आप गलती से अगर आगे कहीं 3 नंबर में बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टर पूछ रहा हो सकता है, इसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ कौन सा ऑप्शन सही है, सी, सी कह रहे भैया ये सारे, मिर्ची लागी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायनेमिक नेचर क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और इम्प्रूवमेंट्स को हम चेंजेस को साथ में रखते हैं, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी का सीधा रीजन टू रीजन है, और रिलेटिविटी एनवायरमेंटल फिनोमिना आसानी से समझ करने में आपको मदद होती है। चलिए 11 देखिए, 11 किसके लिए पूछ रहा है, 11 कहां से टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, नेचर ऑफ मैनेज, और वहां से क्या पूछ रहा है कि इसमें से मैनेजमेंट साइज का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, यानी कि सर यहाँ पे तो चारों कैरेक्टरिस्टिक जो दे रखे हैं, ये क्या साइंस के कैरेक्टर है, नहीं, इसमें से डी वाला तो आर्ट्स का कैरेक्टर है, तो दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि ए बी सी में से ही सही जवाब होगा। अब हमें स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी, अच्छा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देखो एक अकेले शब्द से क्या पता चल गया, ऐसे ज्ञानी भी है हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी भी है जो यहाँ तक 3 बार भी पढ़ लेंगे तो भी यार तू बताना क्या है भी, ठीक है तो आपका दिमाग कितना उस समय से, अभी अभी तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ वहां पर इतना पेशेंस और इतना फ्रीली जितना भी आप यहाँ बैठे हो उतना बैठोगे तब वो चीजें होंगी, वहां नर्वसनेस होगी, है ना, टीचर ऐसी खड़ूस नजरों से देखती है जैसे कि इसका डब्बा हम खा गए हो, ड्रग्स स्मगल कर रहे हो, देखो इतने बड़े बच्चे हो गए उड़ता पंजाब देख देख के सीधे ड्रग्स स्मगलिंग पे आते हैं आजकल, छोटी मोटी बातें ही नहीं करते, मतलब कि डब्बा चुरा लिया हो उस पे भी नहीं कि ड्रग्स ही स्मगल करने सर सीधे हमें, देखो कितनी जोरदार कंपनी आएगी अल्फांसो, कटरीना कैफ ने करा होगा इसका तो एडवर्टीजमेंट। सवाल पढ़े ओ दीदी, सवाल पढ़े कि केस, क्या कह रहे हो सवाल, अब ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव किसके हैं, फर्स्ट चैप्टर के तो हैं, लेकिन इसमें से भी ऑब्जेक्टिव की 3 टाइप होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के दे रखे हैं और एक ऑब्जेक्टिव अलग से दे रखा है पर्सनल, कौन सा वंशिता, ग्रोथ, वंशिता बोल रहे तो 100% ग्रोथ, कैसे पता चला, increase the sales volume, the capital investment, number of employee, growth। ओ अब तो इसने अपनी पुरानी भूली पिछले यादें याद दिला दी है, कोविड-19 पेंडेमिक ये पीछा नहीं छोड़ रहा जिंदगी में, बताओ इंग्लिश में भी आता है तो कहता है कि इस पे रिपोर्ट राइटिंग लिखो, बिजनेस स्टडीज में चेंज नहीं ले रहा, देखो अब ये टॉपिक, केस पढ़ेगी सवाल, सवाल अभी भी आधे मुंह से बोल पा रहे हैं, दिमाग में दुविधा है तो हटा दो, केस पढ़ेगी सवाल, सवाल, सवाल क्या कह रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अभी तो चैप्टर पे तुक्के से पूछे है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आशीष सर आ गए, अब ऐसे थोड़ी आ पाऊंगा मैं वहां पर कि ऐसे तुम ऐसे बटन दबाओगे आशीष सर एकदम से क्लोन तैयार हो गया, यस बेटा बता की फाइनेंशियल की मैनेजमेंट बेटा है, तो यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसके फैक्टर पूछ रहा है,
यानी कि ये सारे जो फैक्टर दे रखे हैं ये किसके फैक्टर है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर है। हमें तो नहीं आता, अगर गलती से आगे किसी थ्योरी सवाल में पूछ रहा होगा तो काम आ जाएंगे। देखो मतलब भगवान ने किस हिसाब से पेपर बनाया है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो एक एक चीज जो पेपर में है वो आंसर की तरह काम में ली जा सकती है। कोविड आने से डिमांड एकदम से डिक्रीज हो गई। अब कोविड कम हो रहा है तो इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बूम दिखाई दे रहा है। अब बूम दिखाई दे रहा है तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और सेल्स इंक्रीज करनी है। तो इनपुट से आउटपुट की कहानी बता रहा है। तो दृष्टि दीदी जो बोल रही है वो कौन सा ऑप्शन बोल रही है? बिजनेस साइकिल। इट इज द करेक्ट आंसर। 14 पढ़ो। क्वेश्चन की केस, फिर गलती। सॉरी नहीं, पहले क्वेश्चन की केस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, द मार्केट थ्रू विच फास्ट सर्विस हैज डिसाइडेड टू रेज फंड फॉर इट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की एक्सपेंशन, एक्सपांशन, सन सन वेयर इज माई एक्सपान। अब वैसे तो कुछ को पता नहीं चला होगा यहाँ से कि रेस फंड काय का टॉपिक है, लेकिन ऑप्शन देख के पता पड़ रहा है कि कौन से चैप्टर का है, फाइनेंशियल मार्केट का है। अब उसने यहाँ पर दो मार्केट जो दे रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये किसके क्लासिफिकेशन है? कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को स्प्लिट कर रखा है और फिर एक ऑप्शन उसी का बना रखा है कि दोनों। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। केस पढ़ो। डायरेक्टली इशूइंग इट्स सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर, यानी कि जब कंपनी सीधे इन्वेस्टर को बेचती है, प्राइमरी मार्केट। और क्या बुलाते हैं प्राइमरी मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को? मेथड ऑफ फ्लोटेशन को डायरेक्ट इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब उसको कैसे लिखा हुआ है उसने? डायरेक्टली इशू विद सिक्योरिटी टू। तुम्हें क्या लग रहा है सीधा सीधा रोटी आ जाएगी तोड़ के खा लोगे? पहले आटो मिलेगो, फिर पानी मिलेगो, फिर गूंदनो पड़ेगो, फिर सेकनी पड़ेगी। अब रूखी खाओगे, जली हुई खाओगे कि बटर से लगाओगे, वो तुम्हारा दिमाग लगाएगा। समझ में आया समीर जी कैसे पकड़ा? पूरे रायते की काम की चीज ही नहीं थी। मेरे को तो सीधे ये लाइन पढ़ने में आई, पता नहीं क्यों। ये चीजें वहां अपने इंट्यूशन पे भरोसा भी रखना है, यूं नहीं कि मैं गलत हूं। इसलिए वो मंत्र जो दे रखा है वो 2-3 बार पढ़ लो दिन में। अहम ब्रह्मास्मि। फिर कभी ना गलती, पहले क्या पढ़ना था? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन ने क्या पूछा? डिफरेंस। अब डिफरेंस का उसने क्या बता रखा है आपको? एक्सप्लेनेशन की बेसिस। एक्सप्लेनेशन बता रखा, बेसिस बता रखे हैं उसने, किस बेसिस पर अंतर कर रहे हैं। यानी कि ये ऊपर क्या दे रखा है? एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन किस बेसिस का है ये पता लगाना है। सवाल तो समझो पहले, तुम तो बस टप्पे में गया माता दी। तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? क्योंकि जय माता दी बोला। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो देखी हमने, कैसे बन रहा है सी? हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो रिस्क जहां आ गई वहां क्या आ गया? सेफ्टी। 16 वाले के अंदर सोनी जी क्या पूछ रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा गौरव जी 16 वाले में? नहीं है। क्या पूछ रहा सोनी जी? इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है? तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस याद होनी चाहिए, तब ये हो पाएगा सॉल्व। ये तो भगवान की दया है 2023 में कि पहला ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तो नहीं बना था जिसमें वेस्ट इंक्रीज होता हो, एफर्ट डुप्लीकेट होते हो और प्लानिंग में गैप आते हो। तो यही गलत होगा। तो फर्स्ट का ही ऑप्शन क्या बन गया अपना? सही बन गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर भी कुछ ज्ञानचंद होते हो, कहते हैं कि लग तो रहा है लेकिन बाकी 3 भी पढ़ ले। हाँ तो पढ़ लो भाई। फोरकास्टिंग किसमें मदद करता है? फ्यूचर में।
तो फोरकास्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को लिंक करता है, बिल्कुल करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। और तीसरा, बिजनेस के शॉक सरप्राइजेस से बचाता है क्योंकि आप एडवांस में प्लानिंग करके चलते हो। बिल्कुल तीनों फीचर दिख रहे हैं। 17वां देखो, रोमा लिमिटेड में मार्केटिंग फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? तो फंक्शन में तो आपको ये याद होना चाहिए कि भैया फंक्शन कौन कौन से इस्तेमाल हुए थे। इससे पता चल रहा है ये कौन सा ऑप्शन कौन बोल रहा है? समीर बाबू कौन सा ऑप्शन है? समीर बाबू कह रहे डी 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 डी, सारे के सारे ही। ऐसा क्या पता चल गया तुम्हें इसमें? कहां से पता चल रहा है डी है? एनालाइज से पता चल रहा है। वाह यार, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, ये एलिगेंट शब्द का मतलब क्या दर्शाता है इसके अंदर? ब्रांड मार्क की ब्रांड नेम। सिंबल पूछा है। एलिगेंट के ऊपर सिंबल क्या बना हुआ है? ये फुटबॉल जो बनी हुई है ये क्या है? ये पूछ रहा था वो। तो ये होता है ब्रांड मार्क। चलिए 19th का सी। क्यों भाई? एक गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेटली और स्पीडली ऑर्डर प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, in absence of which good will reach the customer late or in wrong quantity। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग सही से नहीं होगी तो लेट या गलत क्वांटिटी पहुंचेगी। तो 19 का क्या बनेगा? बी। और 20 क्या कह रहा है? अरे बी क्या कह रहा है? डेफिनेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है सोनी जी? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसकी नाम में क्या आया? इमेज, कंपनी की इमेज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है। एडवर्टीजमेंट है ना, पब्लिक रिलेशन। आई समझ में? सुधर जा। तो ये तो होगा 20 MCQ। असली जंग तो अब ये जितना अपन ने करा, ये कितनी देर में करा अपन ने? आधे घंटे में। आधा भी नहीं, 40 मिनट। वहां पर आपको 40 मिनट का ये कार्य करना पड़ेगा 15 मिनट। समझ में आई बात? टिक तो करने देंगे नहीं साले। तो क्या करेंगे अपन? पेंसिल लगा के हल्का से एक बिंदु लिख देंगे उसमें, है ना। और अहम ब्रह्मास्मि। पड़ोस वाला चीटर है, आगे वाला वोट है, पीछे वाले को कुछ नहीं आता। जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा, और जो मैं लिखूंगा वो सही लिखूंगा क्योंकि मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्रभु आप खुद आए लिखाने, है ना। अभी कुछ लोगों को तो प्रमाण हो गया। आप देखो आओ 21 पे आते हैं। 3 नंबर का सवाल। अभी हम पेपर कर रहे हैं उल्ट सीधा, क्योंकि मैं आपसे क्या करवा रहा हूँ? डिस्कशन। एक्चुअल में ये पेपर अब 15 मिनट जब वो शुरू होंगे तो हम शुरू करेंगे उल्टा। तो आ जाओ उल्टा। तो ये आ गए अपन 34 पे। सीधे क्या पूछ रहा है? 6 नंबर का सवाल है भैया। 6 नंबर का सवाल, 34 नंबर सीधा आ गया। पेपर पढ़ने में घुसे ही नहीं हमने। हमने तो सीधा उठाया आखिरी पन्ना और उठाया क्वेश्चन नंबर 34, केस की सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मार्केटिंग फिलोसफी। यानी कि कितने कंसेप्ट है मार्केटिंग के? क्या है? 5। कौन कौन से? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग। अब जिसको यही पता नहीं है कि कितने हैं तो वो क्या ढूंढेगा यहाँ पे? हवा। वो तो अपनी एक्स को याद करेगा कि एक्स लिमिटेड। बिजनेस स्टडीज भी ना, मैं जितना उससे भूलना चाहूंगा, सिलेबस भले याद नहीं हो रहा हूँ मगर वो हमेशा मेरे दिल से याद है। तो आप पढ़ो कौन सा कंसेप्ट छुपा हुआ है। अब तुम तो पहले केस पे लग गए, दूसरा सवाल भी तो पढ़ लो क्या कह रहा है। कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन टूल बोले तो जिससे बातचीत हो रही है। बातचीत करती कैसे है कंपनी? चाटे खाएगा। एडवर्टीजमेंट किसका पार्ट है? प्रमोशन मिक्स का। वो यहाँ पे पूछ रहा है प्रमोशन मिक्स में कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो। कितने तरीके का होता है प्रमोशन मिक्स? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन,
पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। तीसरा क्या पूछ रहा है? बाकी कोई भी दो प्रमोशनल टूल समझा दो, यानी कि जिसको प्रमोशनल मिक्स याद है, प्रमोशन मिक्स, तो ये दो अटेम्प्ट तो कोई भी कर देगा, यानी कि 2 नंबर तो तय है। ये 2 नंबर का कैसे, ये कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है और क्वेश्चन कितने हैं, तो और क्वेश्चन कितने कितने नंबर का। और आइडेंटिफाई एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन यानी कि आइडेंटिफाई करने के कितने नंबर, 1 या आधा, और एक्सप्लेन करने का 1 या 1.5। चलो अब आइडेंटिफाई करो मार्केटिंग फिलोसफी। मुझे तो देखते ही मिल जाती है, पता नहीं क्यों। जैसे मैंने तो, मेरी तो अक्सर पे वो ध्यान ही वही चला जाता है एकदम से कि यही आंसर है। सोशल मार्केटिंग कैसे पता चला? इको फ्रेंडली, एथिकल, सोशल। तो यानी क्या समझाना है? पहला जिसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सोशल मार्केटिंग है, 1 नंबर पक्का। अब जिसने सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट समझा दिया, क्या होता है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट? लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर और deliver the desired satisfaction in an effective manner, like with the social aspects, ethical aspects and ecological aspects are the social marketing concept। 1 नंबर आइडेंटिफाई का, 1 नंबर समझाने का, 2 मिल गए। अब आगे क्या पूछ रहा है? कम्युनिकेशन टूल। कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च करा है कार का जो बायोडीजल पे चलती है। कंपनी ने सारे टॉप न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स पे खरीद लिया, मतलब लॉन्च इवेंट डाला है। क्या करा है कंपनी ने? अबे रेपट करो, इवेंट हुआ है, पब्लिक रिलेशन बनेगा ना। इवेंट हुआ है, लोगों ने छापा है आपके बारे में, तो एडवर्टीजमेंट कहां से आ गया? क्या बना? पब्लिक रिलेशन। तो आप पब्लिक रिलेशन आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर। और पब्लिक रिलेशन तो सर ऊपर डेफिनेशन आई थी मेरे हिसाब से, यही लिख दी। और यही चारों टूल दे रखे प्रमोशनल टूल, अगर किसी को याद नहीं हो। अब इनमें से कोई से भी 2 समझा दो, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन समझा दिए, ये हो गया 34 नंबर कंप्लीट। आधा सवाल तो किसमें से मिल गया? क्वेश्चन पेपर से। 33 पहले केस की पहले सवाल? हाँ, वो स्वीट मोर नाम लिखते केस। आम दो, नमकीन की बात हो रही है, अभी घर जाते ही खाऊंगी, बस पेपर खत्म हो जाने दो, आज तो टूट पड़ूंगी। मम्मी ने भी टेंशन के मारे आज तो पनीर बनाया था कि मेरे बच्चे पेपर देके आएगी। क्या कह रहा है पहला सवाल? ऑर्गेनाइजेशन से क्या पूछा है? कौन से चैप्टर का है? ऑर्गेनाइजिंग। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 2, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शन यानी कि जो फंक्शनल होता है, और डिविजनल यानी कि जो डिविजनल होता है। वाह दृष्टि जी वाह, कितनी दूर दृष्टि है आपकी। ये करके आएगी 95 पे टॉप है। देखो क्या कह रहा है, कंपनी ने स्वीट एंड मोर इज इंडिया वन पॉपुलर ब्रांड, और क्या कह रहा है? फंक्शन। सेपरेट बिजनेस यूनिट के लिए, हर कैटेगरी के लिए सेपरेट बिजनेस यूनिट बना रखे। यही इस नाम से क्या पता चल गया? और हर यूनिट पे एक मैनेजर, यानी कि डिविजनल मैनेजर होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है सवाल का? 3 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताओ जो आपने आइडेंटिफाई करा, यानी कि आपने आइडेंटिफाई किया, उसके तो आपको मिल गए 1 नंबर। अब 3 पॉइंट तो आपको समझाना है एडवांटेज, तो 3 एडवांटेज 1-1 नंबर के, तो 3 और 1 हो गया 4, और 2 डिसएडवांटेज, तो 2 नंबर और हो गए, तो 4 और 2 6। समझ में आई बिजनेस स्टडीज कैसे टॉप होगी? अब जिसको डिविजनल स्ट्रक्चर याद होगा, 2 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज याद होंगे, लिख देगा। क्या 3 एडवांटेज? इसलिए हेडिंग हेडिंग याद होनी चाहिए, लास्ट मिनट रिवीजन के थ्रू। प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सपेंड और ग्रोथ करने में आसानी होती है। डिसएडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज वेस्टेज हो सकता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट डिविजन के अंदर अराइज हो सकता है। समझाना था इनको, हेडिंग नहीं लिखनी, हेडिंग लिख के समझाना था एक एक लाइन। स्टेट लिखा है और फिर नीचे क्या लिखा है? हाँ,
स्टेट का मतलब होता है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हेडिंग लिखने का मतलब होता है आइडेंटिफाई, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो नहीं तो लो। उल्लेख कीजिए, स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, उल्लेख। समझाओ जीजी भाई कि वो बुआ जी आई थी, उन्होंने ये साड़ी पहनी थी, यूनी की बस आई थी, खाई थी और चली गई थी। 12 नंबर आ गए, जिससे ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग सही से पढ़ के गया था। अब ये तो देखो सीधा सा सवाल आ गया 32 6 नंबर में, देखो कितना सीधा सा सवाल है। पहला केस क्या कह रहा है, केस की सवाल क्या है, सवाल फंक्शन पता लगाओ, कितने फंक्शन होते हैं, 5। और फिर क्या कह रहा है, उस फंक्शन की 5 नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब उसने पॉइंट क्या पूछा, स्टेटमेंट पूछो क्या, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, एस डाई, ये लो, ये आगे 6 नंबर ही आगे, तो पूरे आगे 1 नंबर तो प्लानिंग लिखने के और 5 आगे के पॉइंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद एच डाई, डी से डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई से आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स, ई से इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्स, फिर आई से इम्प्लीमेंटेशन, फिर एस से सेलेक्टिंग द प्लान, और फिर एफ से फॉलो अप द एक्शन, एच डाई एस, ये हो गया खत्म। समझ में आ रही है कहानी, कितना आसान जा रहा है। अच्छा ये 31 में कौन सा सवाल करना चाहिए बताओ, ये घेरा ए वाला, ये घेरा बी वाला, अपनी गति पे रहना है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि। यूनी की पड़ोस वाला ये पहला ऑप्शन धड़ल्ले से लिख रहा, तो वो सही लिख रहा होगा, हो सकता है उसमें लिख रहा हो, वो मैं कुड़ी मैंने कहंदी मैंने जुत्ती ले दे सोनिया, मैं करना सोनिए। अरे कि सर वो तो बहुत हंसते हंसते लिख रहा था, मुझे तो लग रहा था उसका आंसर सही होगा, वो तो साला आंसर में ही गाना लिख रहा था सर। तो जो जिसको आता वो अटेम्प्ट करो। अब ये सीधा सवाल है कि नहीं है, यानी कि 6 नंबर में ये भी प्रोबेबल चांस है कि एक सीधा सवाल तो आएगा, डफर से डफर भी पास हो सकता है अगर उसने चैप्टर नंबर 2 पढ़े। डिसिप्लिन का मतलब ओबीडियंस और रूल करना। अच्छा 6 नंबर में उसने पॉइंट कितने डाले, यानी कि 6 नंबर में हमें एक पॉइंट कितने पन्ने पर आना चाहिए अपना, आधे पन्ने पे आना चाहिए, आधे से थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इतना लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का सवाल है ना, एक पन्ने से ऊपर जाना चाहिए आंसर, तो 4 4 5 5 लाइनों के आंसर बनेंगे। तो पैराग्राफ तो बनाने से रहे, तो 2 बुलेट पॉइंट बना दो, 2 पॉइंट आराम से, एक लाइन छोड़ दो बुलेट पॉइंट में, नीट एंड क्लीन आंसर आधे पन्ने पे, और एक एक नंबर। 2 मार्क का बन रहा है तो 2 पॉइंट समझा दिए। यूनिटी ऑफ कमांड 1 बॉस हो गई, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 हेड 1 काम, फ्रेज को हाईलाइट करके आए। हाईलाइट करने के लिए कोई अलग से कुछ ग्लिटर पेन नहीं चाहिए, कैपिटल में लिख दिया और इन्वर्टेड लगा दिया और थोड़ी सी नीचे अंडरलाइनिंग को घूर घूर करके लिख दिया, बस। फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, वहां मत लिखे ना फटीग में कि टाइम कैलकुलेट करते हैं। हाँ 2023 में जो गए थे और उस सर ने टेस्ट में दिया था फटीग स्टडी, बिल्कुल ऐसे ही आया था, ऐसे बोलते फिर बाद में, लेकिन मतलब कुछ नहीं निकलता क्योंकि पढ़ के गए नहीं थे साले। आएगा वही जो 12 महीने से पढ़ रहे हो, कैसे आएगा वो समझा रहा हूँ, कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझो बस आज, ठीक है। 31 तो आसान हो गया अपना, 30 पे आते हैं। देखो सीधा साधा सवाल है, क्या सवाल है 4 नंबर में, हाँ कंज्यूमर प्रोटेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रोल ऑफ एनजीओ सीधे पूछ लिया उसने। एनजीओ क्या काम करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स को एडुकेट करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, पीरियोडिकल पब्लिश करते हैं। यानी कि 4 नंबर का सवाल था, कितने पॉइंट बनाने थे, कोई भी 4 पॉइंट समझाने। अब जिसको नहीं पता हो तो उसके लिए चॉइस दे रखी है दूसरी, अब दूसरी चॉइस ज्यादा आसान दिख रही है, 4 रिलीफ बता दो, या तो रिप्लेस करवा लो, या रिफंड करवा लो, या धंधा बंद करवा लो, या फिर कंपनसेशन मांग लो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 नंबर हंसते हंसते देखे जाता है। ये देख लो 29 डायरेक्ट सवाल, इसमें भी क्या है आपके पास चॉइस। अब मेरे जैसा इंसान तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस करेगा। 4 बेस बनाने, सबसे पहला रिलेशनशिप विद कंपनी, प्राइमरी देयर इज रिलेशनशिप, सेकेंडरी देयर इज नो रिलेशन।
सेफ्टी ऊपर पड़े थे वो चार, और ये आ गया सर, ये रे चार, इन चार को समझा देंगे डिफरेंस। इन चार को समझा दिया, अपना काम हो गया। ये लो, अब इससे ज्यादा और क्या सीरियसली जान ले तुम्हारी, बताओ तुम। ये चार पॉइंट थे, यही चार समझा दिए, जिसमें से एक तो उसने खुद समझा रखा है। समीर सोच रहा है सर की ये स्ट्रेटेजी तो, सारे पेपर देखने मेरे को फटाफट। समझ में आ रहा है पेपर कैसे करना है? कितने तक पहुंच गए अपन? 29। अब ये ऊपर वाला भी देख लो, हालांकि एक्सप्लेन एनी टू सच फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी देता है और मार्केटेबिलिटी देता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को, और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके अलावा कोई दो और फंक्शन ऐसे बता दो। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, प्राइस डिस्कवरी। 4 नंबर है, 2 पॉइंट है तो 2 समझाने, लेकिन 4 नंबर का सवाल कितना पन्ना भरना चाहिए? एक, क्योंकि 5 नंबर का कोई सवाल नहीं है। तो 4 नंबर में एक पन्ना, 6 नंबर में 1.5 पन्ने तक अपने को जाना। अब 2 पॉइंट बोला है तो 2 पॉइंट के 2-2 पॉइंट बना दिए, 4 नंबर आ जाएंगे भाई। एक पॉइंट में 2 पॉइंट एक एक नंबर के, और एक पॉइंट में 2 पॉइंट एक एक नंबर के, 4 पॉइंट बन गए, 4 नंबर आ गए। समझ में आ रही है बात गौरव जी? कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर हो रहा है? ये मत कह देना बस कि सर यही तो याद नहीं है कि ये दो फंक्शन कौन से। ये याद हो जाए तो आप लिख के ले लो कि 99 तो मेरे पक्के। बस भगवान एक दिन के लिए आपका दिमाग उधार दे दे, है? मैं भी जाऊंगा पत्ते पे सेर लगा दिया। 28 देखिए, 4 नंबर का सवाल है और बहुत आसान सवाल था। आइडेंटिफाई एंड गिव मीनिंग ऑफ कंसेप्ट हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी आ सकता है। कंसेप्ट के नाम पर आप तो ये मान लो कि ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जैसे वर्ड दे रखे होते हैं उनके मतलब बता रखे होते हैं, ऐसे आपको वर्ड ढूंढना है। सबसे पहला वर्ड उसने क्या बोला था? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स। तो क्या बन गया? रिक्रूटमेंट। वेरी गुड बच्चा, यहां मात खाओगे। आसान तो है पर इतना आसान थोड़ी है। स्टाफिंग कहां से आ गया? फाइट ढूंढ ही तो रहे। स्टाफिंग का तो मतलब क्या होता है? फ्रॉम मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजिंग ओवरऑल ऑफ स्टाफ। तो उसने तो क्या पूछा? पॉसिबल कैंडिडेट ढूंढने की कंसेप्ट को क्या बुलाते हैं? रिक्रूटमेंट, भर्ती। अब जिसके ज्ञान नहीं हो वो हिंदी में पढ़ लेना। किसी कार्य के लिए संभावित उम्मीदवारों का पता लगाने की प्रक्रिया है ना? किसी कार्य के लिए संभावित, रात में बात करने के लिए संभावित उम्मीदवारों का पता लगाने की प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट चल रहा है। रोज सिटी मॉल जा रहे हैं जैकेट पहन पहन के। बी पॉइंट क्या कह रहा है? नंबर और ह्यूमन रिसोर्स के टाइप पता लगाना। किसमें पता लगाते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है? एस्टिमेटिंग मैन पावर में किसमें? वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस समझाना था, केवल आइडेंटिफाई नहीं करना है, मीनिंग भी देना है। तो आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने कितने नंबर? यानी आधा नंबर तो आइडेंटिफाई करने का और आधा नंबर सही से एक्सप्लेन करने का। तो अगर सही भी आइडेंटिफाई करिए तो 2 नंबर तो पक्के। अब एक्सप्लेनेशन सही होगा तो 4 भी बन जाएंगे, 3 भी बन जाएंगे, 3.5 भी बन जाएंगे। सी देखो क्या कह रहा है? सेलेक्टेड एम्प्लॉय को धन रूल्स से फेमिलराइज करवाना। ओरिएंटेशन। समीर बाबू कह रहे मैं तो 90 ही लेके आऊंगा सर। हाँ, ओरिएंटेशन बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। और डी पॉइंट क्या कह रहा है? बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढना। सिलेक्शन। देखो डर डर के निकल रहा है पर सही निकल रहा है मुंह से। भगवान ने पता नहीं आज क्या, आज वाले दिन वाला ही सेम बिजनेस स्टडीज वाले दिन दिमाग दे दे बस भगवान। और ऐसे ही बस हम बैठ के फटाफट पेपर सॉल्व कर दे वहां पर तो सर हम तो मतलब सभी 90+ चलेंगे। चारों क्लियर है मेरे हिसाब से, किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। 27 पे आओ। पहले केस की सवाल क्या है? सवाल इंसेंटिव पता लगाना। अब इंसेंटिव और इंसेंटिव का टाइप पता लगाना, ये तो उदय सोनी का फेवरेट टॉपिक है।
क्या कहलाता है? इसका नाम याद नहीं आ रहा। इसको बुलाते हैं स्टॉक ऑप्शन या फिर को पार्टनरशिप। अच्छा, पैसे में बात हो रही है कि बिना पैसे की बात हो रही है? तो मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी। तो 1 नंबर तो आपको मिल गया। अब कोई 2 और बताओ। इंसेंटिव, बोनस और बोनस, पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस और वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर्क्विजिट्स, डियरनेस, पे एंड अलाउंसेस। कोई से भी समझा के आ जाओ। तो कितने नंबर मिल गए? 4। अरे सर की बस 6 सवाल बाकी रह गए सर। 26 पे आ गए अपन। 20 तक तो करके आ ही चुके थे, उल्टे चल रहे थे। देखो कितना आसानी से काम कट रहा है। और अभी तो डिस्कशन करने के लिए मेरे पास और कितने मिनट है? 40। यानी कि अगर 1.5 घंटे में मैं तुम्हें पेपर समझा सकता हूँ, 3 घंटे में तुम कर ही सकते। फिर भी नहीं करके आओ तो जूते मारूंगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम करके आए कि नहीं करके? हम तो ये बोलेंगे कि हम करके आए। पूरी कोशिश थी सर, किसी ने टीप नहीं, खुद ही लिख के आए पूरा। वो मैडम का तो एड्रेस पता लगा के उनकी तो टायर पंचर करूंगा। अकाउंट्स की क्लास में नहीं आनी चाहिए सर, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। होता है कभी कभी ऐसा। सारे ऐसा लगता है कि पूरे 12 महीने के पाप का एक ही दिन ये फल जो आज मिल रहा है ना, कि ये वॉशरूम तक नहीं जा रही ये है। कभी अच्छी भी आ जाती है। वो ऐसे पेपर में आती है जिसमें अपने को सब कुछ आता है। अरे कि आज क्या इनको बताने के लिए आई है तू? कल इनसे पूछ रहा था मेरे को, आज ये पूछ रहे भाई 27-28 बता दो प्लीज यार। सेट में भी ध्यान रखना है ना। हम हमारे टाइम पे हम तो क्या गिनती है, मेरा तो खास तौर से ये होता है, मैं ज्यादा पढ़ा एवरेज बच्चा रहा। तो अपन तो क्या जैसे पेपर बटने शुरू होते तो अपन तो गिनते थे 1 2 1 2 1 2 3 अपना 2 2 2 2 2 2 पर वो 2.5 घंटे वाकई में कुछ मत करना। मतलब चीट, ये गंगा धोने वाला काम। चीटिंग वाला आधे घंटे में करना है आज। भाई गंगा बह रही हो तो डुबकी मारने में हर्ज नहीं है, देखो है ना। जहां हक ना मिले वहां लूट सही, और जहां सच ना चले वहां झूठ सही। मरता तो क्या नहीं करता। अब होते उन बेंचों में भी कोई एक ऐसे बैठा हुआ जिसके 18 भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, वो उसी की कैलकुलेशन में लग रहा है अभी तक बेचारा। और आपको दिखता है तो ऐसे कि मदद करो बेचारे की। अगले साल वो जूनियर्स के साथ बैठेगा, तुम्हें सीनियर बुलाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। पास हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि खुद की सप्लीमेंट्री लग जाए उसके पास होने के चक्कर में। 26वां क्या कह रहा है? हाँ, अब आया ना स्पीड पे। केस नहीं, पहले सवाल। ROI पता लगाओ और अर्निंग पर शेयर पता लगाओ। ROI का फॉर्मूला क्या है? अब जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं वो बताओ ROI का फॉर्मूला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैंने 1 लाख पे 10,000 कमाया तो कितने कमाया? 10% कमाया। क्या बना फॉर्मूला? 1 लाख पे 10,000 कमाया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इनटू 100। ऐसे वहां खुद से बातें करनी पड़ेगी। जैसे केबीसी में होता है ना, कि सवाल आता है कि ये घाटी का किस्सा है, ये वहां पे तो ये हुआ था, नहीं नहीं अमित जी मुझे लग रहा है कि ये बी तो नहीं हो सकता। ऐसे खुद से बात करनी पड़ेगी। ROI का फॉर्मूला नहीं आता था, लेकिन ये तो पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट कमाया। नहीं आ रहा समझ में तो हिंदी है ना। आ गया ये रहा। एक्स लिमिटेड की निवेश पर प्रत्याय तथा प्रति अंश अर्जन की गणना कीजिए। मेरे ये समझ में नहीं आता कि सर जब हम सब CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ये हिंदी में छापते क्यों है? ऐसा नहीं है। हाँ, हिंदी तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें आती नहीं है। नहीं तो असली मजा वहां यही तो है, जब कुछ नहीं आ रहा हो तो क्या पढ़नी है? हिंदी। भाई किसी और का मूड खराब करना हो, एक सवाल हिंदी में पढ़ लो पूरी क्लास में जोर से। चयनित कर्मचारियों का कर्मचारी क्या हो गया? अरे सवाल पढ़ रहा हूँ ना। हाँ, तो ROI का फॉर्मूला मिल गया।
है ना। तो भैया कितना लगाया अपन ने इन्वेस्टमेंट? 4 लाख, 4 लाख ही लगाया अपन। चाटे खाओगे, लग तो सवाल तो सही से पढ़ो। 10,000 शेयर 60 रुपए के, तो कितना हो गया? 6 लाख। 6 और 4 लाख मिलके कितने हो गए? 10 लाख। और 10 लाख पे कितना कमाया? तो कितना परसेंट कमाया? 20% कमाया। अब अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। और अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए कहां से शुरू करना पड़ता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर 2 लाख कमाया, इंटरेस्ट कितना दिया? 14%। किसका? 4 लाख का। 14 फोड़ जा 48। 2 लाख में से 48 गए तो कितना बचा? देख लो तुम, तुम्हारी कैलकुलेट, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। तुमने कहा 48 है ना, 48 56। तो 2 लाख में से 56 गए तो 144। हाँ 144 है ना। भूमिका तो भरोसा ही नहीं कर रही आदमी, मैं तो खुद ही एक बार की नहीं। हाँ 144 है ना। 144 का 50% टैक्स गया, तो डिवाइड बाय 2 72। अब 72 क्या है अपने लिए? अर्निंग आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो 42 डिवाइडेड बाय 10,000। हाँ 72 डिवाइडेड बाय 10,000 7.2 पर शेयर। जिसने समझा दिया उसके 2 नंबर पक्के हो गए। और यहाँ पर 2 नंबर का नहीं है ये मामला, यहाँ पर ये मामला 3 नंबर का है। 1.5 नंबर का ROI और 1.5 नंबर का अर्निंग पर शेयर। 1 नंबर का बी पॉइंट भी तो है, पूरा तो पढ़ ले। क्या है बी पॉइंट? स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब ये कैसे पता लगाएंगे भैया? अगर ROI प्रॉफिट को कवर कर ले, डेथ को कवर कर लेती है, डेथ के इंटरेस्ट को, तो फेवरेबल। और कवर नहीं कर पाती तो ROI आई अपनी 20%। और डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना 14% का 16%, सस्ते न से 14%। तो कितना बच रहा है? तो ROI ज्यादा है, तो फेवरेबल की अनफेवरेबल? कितने मिल गए? 4 नंबर। बस ये बताना था। in the above case discussed, it is the favorable case, favorable leverage of financial leverage as ROI is greater than the principal debt interest। ऐसे लिखना था। ऐसे थोड़ी कि बस बुआ जी, पूरा लिखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी। गया था, कल गया था कोमा, मौसी के गया था कोमा, घर का इनॉग्रेशन था कोमा, पूरी सब्जी खाई थी। ऐसे नहीं लिखना हुआ, वहां एक बार में लिखना पड़ेगा। आई वेंट टू मोसी हाउस फॉर हाउस इनॉग्रेशन एंड आई ईट पूरी सब्जी। थैंक यू मैडम। आई समझ में? चलिए 25 पे आते हैं। सोनी जी नित्या को तो देख लेना आप एक बार, है ना। केस पढ़ना है कि क्वेश्चन? हाँ, और कुछ सीखो नहीं सीखो, ये चीज जरूर सीख के जाना है कि केस की क्वेश्चन, फिर केस, है ना। पहले सवाल, डू यू लव मी? यस, नाउ वी विल हैंडल द केस। हाँ, बैरियर पूछ रहा है। बैरियर किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन किसका पार्ट है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो कम्युनिकेशन पता चल गया। बैरियर कितने तरीके के होते हैं? 4। नाम बताओ। पर्सनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। फिजिकल कौन सा कम्युनिकेशन होता है? पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक। हाँ, वो कह रहा था कि सीमेंट तो नहीं होता, सेमेंटिक। हाँ, और ऑर्गेनाइजेशनल। अब यहाँ क्या कह रहा है? ये वेल नोन स्कूल में पढ़ती है। ये कौन सा स्कूल आ गया? कुए नोन। हिंदी में क्या है? नित्या एक जाने माने विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा है। इंस्टा आईडी तो बताओ, इंस्टा आईडी तो बताओ। She has a preconceived notion that her teacher always finds fault in her work।
ये तो मतलब 2 मिनट के लिए हर लड़की ने जो पढ़ा होगा कि ये तो अपने टीचर की बात हो रही है। One day while checking the project work of class 12th, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance, but before she could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher. कबीर सिंह चल रही है? कबीर सिंह चल रही है, बिना बोले क्लास से निकल। समीर, आपका ही तो नहीं है कहीं इधर कनेक्शन है? बिना बोले कि अरे कॉपी चेक नहीं होती वहां, तू कहाँ स्कोर के लिए वेट कर रहा है? पर्सनल साइकोलॉजी है, उसने खुद ने सोच लिया, साइकोलॉजिकल है ना। अपन ने कौन सा केस पढ़ा था कि आदित्य सीढ़ी मांगने गया था गुप्ता जी के, फिर आदित्य के मन में आ गया था कि गुप्ता जी की लड़की से तो अपन ने बात करी थी, गुप्ता जी ने मारा था, तो गुप्ता जी तो सीढ़ी देंगे ही नहीं। जैसे कोचा बोले कि क्या चाहिए आदित्य की, रख लो तुम्हारी सीढ़ी तुम्हारे पास। कौन सा बैरियर है? साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो पहला आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने। अब इसकी कैटेगरी तो हो गई साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में कौन सा है? ये भी था। हाँ, साइकोलॉजिकल कितने टाइप के होते हैं? ये कौन सा उनमें से? प्री मैच्योर इवेल्युएशन, पहले से ही सोच लिया। तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन एंड साइकोलॉजिकल बैरियर लिखने का तो एक ये मिल गया अपने को, 1 नंबर है ना। आधा नंबर तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन का, आधा नंबर साइकोलॉजिकल बैरियर। अब उसने क्या कहा, कोई 2 बैरियर और बता दो। तो एक तो बन गया लॉस बाय कम्युनिकेशन, और एक बन गया डिस्ट्रस्ट या एक लैक ऑफ रिटेंशन। कोई से भी समझा के आ गए, 4 नंबर आ गए। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर हेडिंग सब हेडिंग याद रखने का कितना महत्व है बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो और कुछ याद होनी हो, हेडिंग सब हेडिंग भी याद हुई तो हर क्वेश्चन में से आधा आधा एक एक नंबर तो बटोर लेंगे ही। और एमसीक्यू में से किसी की डेफिनेशन मिल गई तो 6 के 6 अपने, वो भी परेशान हो जाएगा देख के कि इतनी शुद्ध अंग्रेजी तो सीबीएसई लिख सकता है। चल 24th पर आते हैं। डायरेक्टली उसने आपसे 2 सवाल पूछे, या तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप के 3 पॉइंट बताओ, या फिर कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस बताओ। तो अगर ये 2 पॉइंट है तो 1.5 नंबर के हैं, ये 3 पॉइंट है तो 1-1 नंबर के। तो अपने लिए दाव खेलने वाला कौन सा? 3, 1-1 नंबर 3 मान लो। तो मीनिंग समझाना है प्लानिंग कंट्रोलिंग का, दोनों इंटरलिंक होते हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। 3 पॉइंट समझा दिए। एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स की चेक करना और एफिशिएंट यूज कैसे होता है कंट्रोलिंग में, इंपॉर्टेंस समझा दो अगर आती है तो। हाँ, आधे आधे तक तो टच होना ही चाहिए, आधे से ज्यादा जाए तो दिक्कत नहीं है, जाने दो। ठीक है, और यही कोशिश करो कि आधे से ज्यादा भी चल गया तो नया सवाल नए फ्रेश पेज से, नीचे 2-3 लाइनें बच रही छोड़ दो, नया सवाल नए पेज। ठीक है, वो क्या एक इंप्रेशन देगा कि हाँ बच्चे ने पूरा काम नीट एंड क्लीन किया है। और बकायदा अंडरलाइन तो कर सकते हो ना, इन्वर्ट करना, पहले वर्ड को कैपिटल वर्ड कर को थोड़ा सा डार्क करके हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दी, डायग्राम बना दिया। जैसे कि यहाँ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में डायग्राम बन सकता था। आपने सेंटर पे गोला खींचा, रिलेशनशिप 3 एरो निकाल दिए। इससे क्या हुआ, प्रेजेंटेशन हो गया। वो नीचे जो 3 लाइनें खाली बच रही थी वो खाली नहीं छूटी, और वो जो आइडेंटिफाई करने के, हेडिंग करने के जो मार्क्स मिलते हैं वो अपने को जल्दी मिल जाएंगे। तो डायग्राम्स जितनी जगह बन सकते हो, अभी अपन देखेंगे किस किस क्वेश्चन में अपन डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये आ गया देखो, 23 के 3 ऑप्शन है, पहले में 3 पॉइंट है, दूसरे में एक ही सवाल है और उसको 3 मार्क्स में समझाना है। तो अपने लिए कौन सा आसान पड़ रहा है? ए वाला। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सिक्योरिटी आती है बहुत जल्दी रहती है यार। तो गौरव से पूछता है सवाल। मनी मार्केट के 2 पार्टिसिपेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक। जब आरबीआई खेल रहा है तो उसके छोटे बच्चे भी तो खेलेंगे कमर्शियल बैंक, उसका बच्चा भी खेलेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, उसके जियाजी भी खेलेंगे म्यूचुअल फंड। ये बन गए। 2 डिपॉजिटरी के नाम बताओ। निफ्टी डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, डिपॉजिटरी। सीडी, एसएल, एनएस, डीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये 2 लिख के आ गए, यही 2 ही तो है डिपॉजिटरी इंडिया में।
ये प्रमाण दे रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट कमजोर है अभी। 3 फैक्टर बताओ डिविडेंड डिसीजन के। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और टैक्सेशन, और भी बहुत सारे, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। 10 फीचर, 10 फैक्टर थे, कोई से भी 3 समझा लेते। वैसे तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपन ने ए पे मारा था, 2 तो पक्के कर ही दिए, 1 तुम कच्चे पक्के गंगा धो के तो ले ही आओगे। 22 देखो। हाँ, नेम ही लिखना था बस, और क्या करना था, कैसे समझाएगा और। नेम ही बोला तो नेम ही लिखना है ना, कहाँ लिखा हुआ उसने? एक्सप्लेन, स्टेट, उल्लेख कीजिए, हिंदी में पढ़ ले। नाम दीजिए, नाम दीजिए इस प्यार को, क्या नाम दे। हाँ 22 सवाल की केस। क्या है सवाल? ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रोसेस के 3 बेनिफिट बताओ। तो पहले तो अपने को प्रोसेस पता लगाने की, प्रोसेस किसकी चल रही है। ऑर्गेनाइजिंग की कहा पूछ रहा मेरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, चैप्टर कौन सा पहले ये तो पता लगा, ये स्टेटमेंट कौन से चैप्टर का है। स्टाफिंग, वेरी गुड गौरव जी। स्टाफिंग में किसका? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या समझाने थे? ट्रेनिंग के बेनिफिट कैसे पता चल रहा है? एम्प्लॉय के पास किसी काम को करने के लिए एटीट्यूड, स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए। किससे मिलती है? ट्रेनिंग से मिलती है। तो ट्रेनिंग के 3 बेनिफिट समझा दो ऑर्गेनाइजेशन को क्या है। एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड पर्सन मिलेगा, फ्यूचर मैनेजर डेवलप हो जाएंगे, सिस्टमेटिक लर्निंग होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी। ये बन गए 3 नंबर आ गए। और ये आखिरी सवाल आ गया, और ये लो 1.5 घंटे में तो एक्सप्लेनेशन खत्म। 21 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ 2 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 2 कंसेप्ट बताने। कंसेप्ट कौन से होते हैं? मैनेजमेंट के कंसेप्ट। हाँ, मैनेजमेंट के 2 ही तो कंसेप्ट है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट के कंसेप्ट या एस्पेक्ट 2 ही तो है, एफिशिएंसी एंड मिनिमम टाइम एंड मिनिमम। देख लो, दोनों दिखा रखेंगे केस में। वैसे तो मेरे को तो केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैनेजमेंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, यही होते हैं। फंक्शन 5 होते हैं, नेचर 3 होते हैं, ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, कंसेप्ट तो 2 ही होते हैं। और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट वो कोऑर्डिनेशन होता है। पेपर खत्म 2023 का। समझ में आया कैसे करना है, कैसे मैनेज होंगी थिंग्स। अच्छा, एक चीज जो अपन भूल गए इसमें, डायग्राम कहाँ कहाँ बन सकते हैं।